इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता में खोली हरियाणा सरकार की पोल। देखिए राष्ट्रीय खोज भारतीय न्यूज चैनल की एक विशेष रिपोर्ट। बधाई के पात्र आज मैं भी आपसे इसी सिलसिले में मिलने के लिए आया हूं। पिछले कुछ दिन से अखबारों में अलग अलग तरह के बयान बहुत सारे लोगों के आए। सरकार की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। मुख्यमंत्री ने हमारे साथ जब कॉन्फ्रेंस करी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो करी, उसमें बड़े दावे किए थे और कहा था कि हम किसान का एक एक दाना खरीदेंगे। और ये भी कहा था कि जहाँ एक एक दाना खरीदेंगे वहां किसान को वक्त के ऊपर पेमेंट भी करेगा। पिछले दिनों सरकार की तरफ से एक मंत्री को अधिकृत किया गया होगा, जिसने आकर के आप लोगों के बीच में बैठ करके ये कहा था कि जब तक गोदाम में किसान की फसल नहीं जाएगी तब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। जो नियम है, कानून है, कायदे हैं, शायद ये लोग जो है उन बातों से या तो अनजान है या ये कहीं लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केटिंग बोर्ड के जो बोर्ड का एक्ट बना हुआ उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसान की फसल जब सरकार खरीदेगा तो 72 घंटे के अंदर अंदर उस किसान को उसकी पेमेंट करनी होगी। अब तक प्रदेश के किसान को 25 तारीख तक जो फसल खरीदी गई अप्रैल तक, केवल उसकी पेमेंट हुई है। अब उसकी भी पूरी पेमेंट नहीं की गई। उसकी पेमेंट में भी बहुत तरह की रुकावटें पैदा की गई। 1 महीने से ज्यादा हो गया, जहां 14,500 करोड़ रुपए की पेमेंट किसान को 72 घंटे के अंदर अंदर मिलनी चाहिए थी फसल की, आज सरसों जिस किसान से दिए उससे भी खरीद के पैसे उसको दिए नहीं गए। गेहूं का किसान जो है आज चिंता करता है इस बात की कि मुझे शायद लगता है कि अब की बार मेरी फसल की मुझे पेमेंट भी न मिले। सरकार दावे तो चना खरीदने के लिए करती थी, चने की मंडियां भी बनाई गई, लेकिन एक चने का दाना आज तक सरकार ने किसी मंडी में किसान का नहीं खरीदा। कल मुझे इस बात की जानकारी दी गई, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो राजस्थान के साथ लगती हुई है और चने की बहुत बड़ी खेती करने वाले लोग हैं। वहां 4 मंडियां बनाई गई चने की। किसान मंडियों में अपना चना लेकर के गया, सारा दिन ट्राली लेकर के वहां खड़ा और उसका चना खरीदने की बजाय उसको ये कह दिया कि तो अपनी ट्रालियां वापिस भेजा, सरकार का आदेश पता नहीं कब आएगा, फिर देखें। फिर मंडियों की स्थापना क्यों की गई? क्यों उस किसान को मैसेज भेजा गया कि तुम चना लेकर के? आज ऐसी हालत है, किसान अपने आप को सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दावे बड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत में तो आज तक किसान के खाते में 1/3 पैसा भी नहीं गया। बड़ी हैरानी की बात है, सरकार ने आजकल एक नया अपना स्पोक्समैन पकड़ रखा। तो कहता तो ये कि हम चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। तो किसान हितैषी होने की बात करते हैं, लेकिन हालत विचारों की ऐसी है कि किसान खेत में किस चीज की पैदावार करता है, कैसे उसकी फसल बिकती है, कैसे उसको तैयार करता है,
उसका भी ज्ञान नहीं। लगातार कुछ दिन से बयान में देख रहा था, कह रहे थे कि मेरे पास एक निर्मल सिंह नाम के किसान का मैसेज आया कि उसकी फसल खरीदी गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस निर्मल सिंह को जानते हो क्या? क्या इस प्रदेश में एक ही निर्मल सिंह है किसान जो है? बाकी तो मुझे लगता है कोई खेती करने वाला है नहीं। आप में से किसी साथी को उस निर्मल सिंह की जानकारी है कि नहीं है? आपने पता करना चाहिए था, ये आपसे चूक हो गई है। आपने तो नहीं पता किया, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के थोड़ी सी ये थी कि इस निर्मल सिंह का पता तो करे, कौन है, कहां से आ गया जो अकेला ही खेती करने वाला इस प्रदेश में। ये निर्मल सिंह कोई और नहीं है, ये दुष्यंत का पीएसओ है। उस स्वयं एक निर्मल सिंह के किसी दूसरे किसान का नाम भी नहीं जानता, इसलिए बारी बारी एक ही नाम रिपीट करता है, निर्मल सिंह। सरकार क्योंकि अच्छी तरह से इस बात को समझती है कि तुम फंस करके खड़े हो जाओ, इसलिए ऐसे लोगों को टीवी के सामने खड़ा कर देते हैं जिनको किसी बात की जानकारी नहीं, जिनको कागज अधिकारी लिख करके देते हैं, वो पढ़ करके बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से आज एक बात कहने आया हूं सरकार, अगर 1 तारीख तक किसान की एक रुपये किसान के खाते में नहीं गई तो 2 तारीख को सरकार के खिलाफ किसान का पैसा उसको मिले, इसके लिए धरने पे बैठ गए। और अकेला नहीं बैठूंगा, हजारों किसानों को अपने साथ लेकर के धरने पे बैठ करके सरकार को इस बात के लिए मजबूर करूंगा कि किसान का पैसा एक पाई उसके खाते में आए। होना तो ये चाहिए कि जिस किसान की पेमेंट 72 घंटे के बाद उसको नहीं मिली, सरकार को उसको ब्याज के साथ उसका पैसा देना चाहिए। उसको तो ब्याज के साथ पैसा नहीं दे रहे, लेकिन उसके जो खाते का पैसा है, आज सरकारी अधिकारी, राजनीतिक लोग मिलकर के उसका ब्याज खाने का काम कर रहे हैं। आप अगर जो सरकार ने फैसला किया है पेमेंट करने का, जो तरीका अपनाया है, उसको अगर आप गहराई से जाकर के देखोगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे इनकी मंशा क्या है। न्यूडल बैंक एक बनाया गया है, HDFC, 7 प्राइवेट बैंक रखे और HDFC के माध्यम से सारी पेमेंट की बात है। HDFC में कौन अधिकारी है, आप इस बात की जानकारी दो। किस सीनियर अफसर्स, उस बैंक में कितनी बड़ी पहुंच है, इस बात का आप पता करो। आपको सारी तस्वीर अपने आप सामने आ जाएगी। ये बहुत बड़ा खेल है। ये बैंक के जो लोग हैं, प्राइवेट बैंक वाले, ये क्या करते हैं, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग उन अधिकारियों को पकड़ते हैं जिनकी पहुंच बड़ी होती है और उनके किसी फैमिली मेंबर को सीनियर अफसर के पद पे लगा देते हैं, चाहे उसकी बैंकिंग सर्विस है कि नहीं है, चाहे बैंक के बारे में वो जानता है कि नहीं जानता, लेकिन उसके फैमिली के मेंबर को पकड़ लेते हैं जो उसकी कमजोर कड़ी होती है, और उसके माध्यम से फिर सरकार के अंदर इस किस्म की फाइल मूव करवाते हैं कि उस पर फिर सब जगह से लिखा जाता है कि हाँ ये ठीक है, इस बार इस बैंक के माध्यम से हमें पेमेंट करनी चाहिए। फिर वो बैंक जो उस पैसे को रोक करके जो हजारों करोड़ रुपए है, उसमें अगर मान लो, मैं नहीं कहता कि 1% पे ब्याज मिलता हो, अगर 0.05% ब्याज उसमें मिल रहा है तो भी आप उसका 1 महीने का अगर वो पैसे का ब्याज देखोगे
वो सैकड़ों करोड़ में बदल जाते हैं। ये खेल है। एक सोची समझी चाल है कि किसान का पैसा रोक लिया जाए और बैंक से कमीशन के रूप में मोटा पैसा ले लिया जाए। आज तो मैं आपके जुम्मे छोड़ करके जाता हूं कि आप इस बात की जानकारी लें। मुझे तो पूर्ण जानकारी है कि कौन कौन अफसर इसमें शामिल है। मैं चाहूंगा कि आपकी कलम से अगर उनके बारे में लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं तो समय आने पे विधानसभा का जब सत्र होगा, मुझे जब समय बोलने का होगा, तब उन अधिकारियों की पोल खोलने का काम करूंगा सदन के लिए। तब सरकार की इस बेकायदगी को उजागर करूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे से पहले जानकारी जुटाएंगे। जानकारी ये भी मिली है सर, जैसे HDFC में आपने HDFC का जिक्र किया, एग्जिस्टिंग जिस बैंक में अकाउंट है उसका जो परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है, HDFC में कम मिल रहा है, लेकिन इसके लिए भी दबाव बनाया जा रहा है कि अकाउंट खोला जाए। HDFC बैंक से जो अकाउंट्स खोलने की बात की जा रही है उसमें केवल एक मकसद है जो मैंने आपको बताया। आप उसकी जानकारी दोगे तो आपको सारी तस्वीर अपने आप सामने आ जाएगी। एक और बयान मैंने आज पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि किसान को जो केंद्र की सरकार की तरफ से जो है लस्टर लॉस के बारे में बड़ी हैरानी की बात है कि सत्ता में बैठे लोग तो ये पता नहीं कि लस्टर लॉस का पैसा जो है कौन दे रहा। ये तो किसान से ले रहे थे। जो पेमेंट पहले वाली हुई है उसमें 14.5 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से किसान से इन्होंने काटा है। वो पाई भी किसान की वापस इनसे दिलवाने का काम करूंगा, वो भी इनको देना पड़ेगा। अब बयान देते हैं, सफाई देते हैं, कहते हैं हमने केंद्र की सरकार को लिखा है कि वो उस लस्टर लॉस के पैसे माफ करने का काम करें, हमारी सिफारिश। मतलब कितना बड़ा झूठ बोलते हैं लोग। या तो झूठ बोलते हैं और या फिर इनको मेरी ख्याल जो अधिकारी लिख करके देते हैं बेचारे पढ़ करके बता देते हैं। मुझे हैरानी है कि ये किसान के घर में पैदा होने के बाद भी इनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि सरकार किसान को कैसे लूटती है और हमारी क्या जिम्मेदारी है। 10% तक का जो पैसा है केंद्र की सरकार की तरफ से प्रदेश की सरकार के पास चिट्ठी है और उस चिट्ठी के अंदर साफ लिखा हुआ है, हमारी सरकार के पास नहीं, जहां जहां गेहूं की खरीद है, चाहे वो राजस्थान में है, पंजाब में है, जहां सरकार खरीद करती है केंद्र की, उस पर क्लियर कट है कि 10% तक तो एक पैसे किसान से ना दिया जाए। अगर उस 10% से ज्यादा हो गया तो फिर वहां की सरकार बैन करेगी, ताकि किसान दे। इन मूर्खों को इस बात का ज्ञान भी नहीं है। ये तो अपनी तरफ से आप जैसे साथियों को बुला लेते हैं। आप कम से कम उनसे पूछो तो सिर्फ चिट्ठी तो दिखा दे जो तुमने लिखी है और जो केंद्र की सरकार से तुम्हारी सिफारिश मान करके चिट्ठी आई है, वो दोनों चिट्ठियां दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन चिट्ठी का तो खाता ही नहीं है। तो केवल और केवल सारा दिन आप लोगों के सामने बैठ करके अपनी तस्वीर लोगों तक दिखाते हैं। एक चीफ मिनिस्टर तो इस काम में लगा हुआ है कि वो रोजाना अखबार में ऐड दे करके अपनी फोटो छपा करके प्रदेश की सरकार का पैसा जाया कर रहे हैं। दूसरा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो सारा दिन आप लोगों के बीच में बैठ करके सारा दिन झूठ बोलने का काम करते हैं। अगर ये झूठ नहीं बोलते तो मैं आपके माध्यम से चीफ मिनिस्टर को भी उसको दोनों को बता रहा हूं कि वो किसी चैनल कई सार्वजनिक इन सब बातों पर चर्चा कर ले ताकि इनके अच्छे ढंग से पोल खुल जाए। मैं बहुत दिन से देख रहा था कि इस कोरोना की महामारी में सरकार जो है कोई अच्छे फैसले लेगी, लेकिन सरकार ने इस कोरोना की महामारी में
लोगों के हितों के फैसले लेने की बजाय लोगों को कैसे लूटा जाए इसके ऊपर फैसले लेने का काम किया। एक इशू दारू का था, तो दारू दो जगह पकड़ी गई अलग अलग, पानीपत में पकड़ी गई, दूसरी आपके सोनीपत में। सोनीपत में जो दारू पकड़ी गई है उसके ऊपर उन्होंने एसआईटी का गठन किया है, एसआईटी का नहीं किया। एसआईटी का गठन भी जानबूझ करके नहीं किया गया, क्योंकि एसआईटी के पास बहुत सारी ताकतें हैं और एसआईटी में तीनों जो अफसर के नाम जिनके रखे जाते हैं वो तीनों इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी जांच करते हैं और हो सकता है तीनों की कभी राय एक ना हो। इसलिए एसआईटी बनाई गई कि एक अधिकारी तो सरकार के दबाव में आकर के गलत फैसला ले सकता है, लेकिन दूसरा और तीसरा कहीं ना कहीं उसकी जमीन जाग जाएगी। एसआईटी का मतलब क्या है कि एक अधिकारी ने सरकार को रिपोर्ट दी, तो उस अधिकारी को तो 100% सरकार दबा करके अपनी मर्जी की रिपोर्ट लेगा। दूसरा जो है, जिस भूपेंद्र सिंह से शराब पकड़ी गई, जिसके पास लाखों रुपया नगद पकड़ा गया, अब तक सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई कहीं पे कि वो पैसा कहां से आया, वो रिवॉल्वर और पिस्टल जो पकड़े गए थे वो कहां से आए, वो लाखों रुपए की शराब जो वहां से निकली थी वो कहां से आई। जो रोजाना लाखों रुपए की शराब, करोड़ों रुपए की शराब हमारे प्रदेश में शराब की फैक्ट्रियों से निकल करके आई, उनके परमिट कहां से इशू है। मतलब उन सब चीजों के ऊपर कैसे पर्दा डाला जाए, उसके लिए भूपेंद्र सिंह नाम का जो व्यक्ति था, दैया जो था, कह दिया गया उसको हार्ट अटैक आ गया। नौजवान लड़का है, अगर कोई हार्ट अटैक आता तो फिर ये सिम्टम उसके पहले से होने चाहिए थे, फिर तो मेडिसिन पहले से चालू होनी चाहिए थी। कोई हार्ट अटैक नहीं है, कोई बीमारी नहीं है उसको बीमार किया गया इसलिए कि जब उसने अपनी जुबान खोलनी शुरू करी, जब उसने बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट बताई, ये सब लोग इसमें शामिल है, इन सब लोगों ने मुझे अपनी कठपुतली बना रखा है, इन सबका पैसा मेरे पास है, इनका पैसा इनके पास जाता है हिस्से का, तब उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया। सरकार अपनी तरफ से बताए तो सही, रिमांड के दौरान क्या पूछा और क्या जानकारी हासिल की, उसको सार्वजनिक करे। उसको सार्वजनिक करने की बजाय उस पर लिपापोती की जा रही है कि एसआईटी को दे दिया, उसकी रिपोर्ट आएगी तब ये अपने आप सार्वजनिक हो जाएगी। इसीलिए अनिल विज जी ने सवेरे ये बात कही है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है अपने सेक्रेटरी को कि इस एसआईटी के पास भी एसआईटी जितनी पावर होनी चाहिए। अब तक तो उस मामले को भी इन्होंने गोलमाल किया हुआ है, अब तक तो कागजों में घूम रही है जो ये बनाया गया है जो सारा। तो मान के चलो कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हैं जो सीधे सीधे सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका सरकार के साथ बड़ा रिश्ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एसआईटी का ही गठन हो और एसआईटी के गठन करके मैं तो कहता हूं टीसी गुप्ता जी को अपने आप को सरेंडर कर लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए इससे। कल को उसके ऊपर इस बात की आंच आएगी कि सरकारी दबाव में आकर के उसने भी इस तरह की कोई रिपोर्ट पेश करी। कोई सीनियर अधिकारी अगर कल कोई इस तरह की रिपोर्ट पेश करे जो सरकार की मनचाही हो, तो फिर मान के चलो लोगों का जहां सरकार से विश्वास तो खत्म हो गया, वहां इन अधिकारियों से भी विश्वास खत्म हो जाएगा। इसके लिए उनको विड्रॉ करना चाहिए, इसकी जांच एसआईटी से हो, एसआईटी की बजाय भी मैं तो ये कहता हूं किसी सिटिंग जज से हो, ताकि सारी चीज सामने आए। कोई और आपने कोई अपनी तरफ से कोई आपका कोई 2-3 बातें हैं।
गोदाम वाली बात जिनका नाम आपने किया है, ये मैंने बहुत स्पेसिफिकली पूछा था कि गोदाम में पहुंचाने का काम किसका है? जो किसान ने अपनी गेहूं बेच दी, मैं आपको नहीं मैं आपको उस पर बताता हूँ। मैंने ये भी पढ़ा तो उन्होंने जो जवाब उन्होंने कहा कि ये तो किसान का भी है, पार्टी का भी है, सरकार का भी है। मैंने तीनों को पूछा किस किसका है उत्तर, सरकार का, आरटी का, किसान किसका है? और तीनों उनको बेचारों को ज्ञान नहीं है ना इन बातों का, उनको पता ही नहीं उन्होंने किस दिन गेहूं बेची है। उनको क्या पता गेहूं कैसे पैदा की जाती है, गेहूं की बिजाई कैसे की जाती है, गेहूं में खाद कब डाली जाती है, स्प्रे कब की जाती है, कटाई कब की जाती है। उन्होंने किस दिन मंडी में जाकर के गेहूं बेची, ये काम तो मैंने किए थे। उनका तो दूर दूर का ही वास्ता नहीं रहा। वो तो कहीं खेत में जाकर के किन्नू तोड़ते हुए, किन्नू खाते हुए फोटोआं खिंचा सकते हैं। उनको यही पता नहीं किन्नू का बाग तुम्हारा है किसी और है। किसी के बाग में बढ़ जाते हैं, जाकर के होकर के फोटो खिंचानी शुरू कर देते हैं। कभी किसी के खेत में जाकर के नरमा चुगना शुरू कर देते हैं, कभी किसी के जाके कणक की कटाई शुरू कर देते हैं। अपना खेत ध्यान नहीं है उनको, तुम्हारे खेत का है उसकी तो कोई जानकारी है तो मेरे पास है कि कितनी जमीन है, कहाँ है। ये तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने आकर के नाटक करते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। मेरे पास जैसे मैसेज आ गया कि मैं अपनी गेहूं मंडी में लेके जाऊं। अगर मैं अपनी मंडी में गेहूं ले गया तो मैंने सरकार के कहने पे मंडी में गेहूं ले जाने का काम किया। अगर बारिश आती है, गेहूं भीगती है, तो फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं है। फिर मैसेज सरकार का मेरे पास है, जिम्मेवारी सरकार की है उस गेहूं की। अगर भीगे, खराब हो, कुछ भी हो तो सरकार का पैसा किसान को हर हालत में दे, क्योंकि सरकार ने स्वयं उसको मैसेज देकर के बुलाया। लेकिन जिनकी गेहूं भीग जाती है मंडी में आने के बाद, तोलने के बाद भी, ढेरी लेने के बाद भी, फिर भी सरकार उसको उठाने की बजाय उस किसान को कहती है तो अपनी गेहूं वापिस ले। जो गेहूं के उठान के काम दिए हुए यहाँ पे, वो अपने चलते लोगों को दिए, 40% अभाव पे दिए गए। आप तसल्ली करो इस बात की, सरसा के अंदर जिसको गेहूं उठान का ठेका दिया गया है, पिछले साल की तुलना 40% ज्यादा में दिया गया। फतेहाबाद में दिया गया, वो भी ऐसे ही, हिसार में दिया गया, वो भी ऐसी है। पूरे प्रदेश का देखोगे, और सारे इनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, कोई ठेकेदार नहीं है, सब इन्हीं की पार्टियों के लोग हैं। जेजेपी के, बीजेपी के? जेजेपी के, क्योंकि महकमा जेजेपी के पास है ना। जिस पे महकमा होगा वही करेगा, दूसरा तो नहीं करेगा। अब हेल्थ मिनिस्ट्री में अनिल भी थोड़ा इनको हाथ लगाने दे, क्योंकि तो फैक्ट्री करता है ना, वो कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, इसलिए दूसरा फैक्ट्री भी खरीद रहा है, उसकी ज्यादा खरीद है। अरे भाई, जो बोरी की ढुलाई, उठान, ये सारा मामला जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसका जो है जिसको ठेका दिया जाता है, फूड सप्लाई, वो फूड सप्लाई करती है। और एक जो शराब वाला जो मामला है, शराब वाले मामले में मैंने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि आबकारी विभाग ने अपने पास से 2 बार इन L1 के और L13 के गोदामों की जांच कराई, उसमें बड़ी भारी मात्रा में शराब कम मिली। हमने पूछा कि कितनी शराब कम मिली, वो कहते मैं तो नहीं बताता, ये मैंने तो एसीपी को बता दी, जिनको नहीं बताऊंगा। जो शराब कब हुई है, मैं और तुम्हारे को कल क्या बता रहा था, जब बारी बारी ठेके खोलने की बात की जा रही थी, तब मैंने आपसे बताया कि इनके पार्टनरशिप के ठेके हैं सारे के सारे पूरे प्रदेश के अंदर, आबकारी मंत्री के। हाँ, सब जगह इन्होंने अपनी कहीं बेनामी पार्टनरशिप रखी हुई है, कहीं अपने मामा नाना के खाते से रखी हुई है, सब जगह है। मुझे हैरानी है कि अजय सिंह आकर के ये बयान देते हैं और कहते हैं कि भीम सिंह जी के जो उनके ससुर हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, उनके बारे में कहते हैं कि उनका कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, वो कभी शराब के ठेकेदार रहे। मुझे अजय सिंह से उम्मीद नहीं थी कि वो भी झूठ बोलने लगे अंदर संसार से। इससे बड़ा झूठ हो क्या होगा। उन्होंने राजस्थान में, हरियाणा में, सब जगह पे ठेके लिए हुए। ये तो राम सिंह ब्राड़ जानते
बैठे इससे पूछ ये सबूत रहा तुम्हारा पत्रकार साथी है, क्यों राम सिंह जी बताओ तो फिर इसके संकोच है, जो काम जो करता है उसके बारे में बताना चाहिए। माइक बंद करके बता दो। मैं जो आपसे ऑब्जर्व करना चाह रहा था कि L1 की और L13 की शराबी कमी बताई क्यों नहीं उन्होंने, जनता को क्यों नहीं बताना चाहते? वो सारी की सारी दारू इन्होंने 2 नंबर में निकाल करके लॉकडाउन के दौरान बेच दी और उस दारू को जो 100 रुपए की बोतल थी 300 रुपए में बेची है। और बात सुनने में आई है, आबकारी मंत्री का ये कहना है कि हम तो जो वैट होता है, जो भी टैक्स होता है शराब पे, वो डिस्टिलरी के समय पे ही ले लेते हैं, उसके बाद वो कहीं ठेके पर किसी भी रेट में बिके। ये 100% कानूनन जब कोई भी पॉलिसी बनती है उसके अंदर ये रखा जाता है कि इस दारू का रेट इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, इससे ज्यादा में नहीं बेच सकते। इसका मतलब तो आपने को छूट दे दी फिर लोगों को लूटने की, कि आपने तो उनसे ले लिया और आगे उनको छूट दे दी कि तुम अपनी मर्जी रेट से बेच दो। ये कैसे संभव है? आज तो टूथपेस्ट भी अगर लेकर के आते हो उस पर रेट लिखा हुआ है, शराब की बोतल पे भी रेट होना चाहिए। यूपी में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में रेट है इस तरीके से, लेकिन यहाँ रेट भी हरियाणा में और अपनी तो हरियाणा में रेट इसलिए नहीं लिखे जाते भी, हमारे एक कहावत है, बोले मामा का गया और माँ का हाथ नाल गया, मोज ही मोज है। 2 तारीख को जिस सड़क पे भी जाता हूँ उसी मंडी में बैठ जाऊँ। आप कहते हो मंडियां खाली हो जाएगी, मैं पेमेंट की बात कर रहा हूँ। किसान की पेमेंट 2 तारीख से पहले सरकार ने अगर नहीं दी तो 100% हजारों लोगों को साथ लेकर के धरना दूंगा। कल एक जेजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि 70 लाख मीट्रिक टन जो है वो खरीद लिया गया है, कि वो 60 लाख मीट्रिक टन का उत्थान हो गया है और 9,000 करोड़ के करीब पैसे दे दिए, इसमें से 5,500 करोड़ के करीब किसानों के पास पहुंचे। सरकार की तरफ से तो नहीं आया, तो कोई पार्टी कोई कैसे बात नहीं करके दे सकती है? कैसे नहीं, कैसे कोई भी राजनीतिक दल ये बात कैसे कह सकता है? जो सरकार का है, फिर भारतीय जनता पार्टी कल कॉपी नोट बना करके भेजना शुरू कर देगी। मैं कह रहा हूँ इनसे बड़े फर्जी नहीं हो सकते। जो काम सरकारी है वो भी एक तो कहेंगे कि हमने अपनी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से कराया। नोट तो सरकार का ही आना चाहिए, कोई भी खरीद है, बेचा है, लिया है, दिया है, वो सरकार का काम है। हाँ, उसमें लिखा होता है सारा, किसी की तरफ से कहने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसमें भी कौशल साहब को भी तो बेचारों को गुमराह करते हैं ना, नीचे से रिपोर्ट बन करके आती है, नीचे कोई खरीदने वाला है नहीं, जो रिपोर्ट उनके पास बन करके आ जाती है वो उसको आइडेंटिफाई करने की बजाय उसको साइन करके आगे भेज देते हैं। आप एक काम करो, किसी भी जिले के किसान के पास टेलीफोन करो आपके यहां से, और आप उस किसान से पूछो कि तेरी गेहूं की खरीद होगी। अगर खरीद होगी तो उससे पूछो तेरे गांव के जितने लोगों की गेहूं बिकी उनका पैसा मिल गया। अगर आपके पास कोई नंबर है तो आप मिलाओ, अगर आपके पास नंबर नहीं है तो मैं आपको अलग जिलों के नाम दे देता हूं, 10-20 लोगों के, आप उनसे सीधा पूछ ले पत्रकार के नाते। मैं कोई बिचौला उस बात, आपसे क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, अभी करके देखो आप कहते किसान से पूछो, मैं आपकी बात कर रहा हूं, जरूरत नहीं है दूर जाने की। ये देखो मैं आपको एक चीज देता हूं, आपके नोटिस में होनी चाहिए ये चीज। ये सरकार की तरफ से मंडी वाइज लिस्ट जाती है और मंडियों ने उस किसान का नाम लिखा हुआ है जो किसान इस फसल को बेचने के लिए मंडी में जाता है। वो किसी एक राजनीतिक दल का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक गांव के 20 किसानों को बुलाया तो 20 अलग अलग भी हो सकता।
आप इनमें से किसी एक किसान को फोन करके पूछो, कोई भी एक पत्रकार साथी, कि कोई आपकी गेहूं खरीदी गई है? अगर खरीदी गई है तो क्या आपके सारे साथियों की गांव में पेमेंट आ गई? आप ये पूछ लो। ये अलग अलग ब्लॉक वाइज है मेरे पास। कोई एक किसी एक का आप किसी एक को ही कर रहा, जिसको मर्जी किसान को करो, सबके सामने करो, स्पीकर ऑन करके करो, ताकि सरकार की तुम्हारे सामने अपने आप खुल जाएगी किन हालात में सरकार जा रही है। सब्जी का इश्यू नहीं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। तो शाम में और बाडड़ा में जब पिछला विधानसभा का सत्र चल रहा था, आपने उस विधानसभा के सत्र में सुना होगा, मेरी भाभी जो है बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी करती, वो बारी बारी टमाटर की बात कर रही थी, बारी बारी सरकार से कह रही थी कि वहां कोई कारखाना है, वहां के किसान टमाटर का उत्पादन करते हैं, सब्जियों का उत्पादन करते हैं, उनके लिए कोई अच्छा कदम उठाया जाए। उनके लिए सरकार ने जो अच्छा कदम उठाया वो भी आपको बताता हूँ। वहां के किसानों के पास मैं जाकर के आया था, हजारों किसान धरने पे बैठे, टमाटर की खेती करने वाले इन दिनों में तोशाम के अंदर बैठे। और जो तोशाम में किसान बैठा हुआ है, उसकी हालत ये है कि उसने अपना टमाटर मंडी में ले जाकर के लेने की बजाय सड़कों पे फेंक दिया। हजारों क्विंटल टमाटर सड़कों पे पड़ा है। और वहां के किसान ने खुल करके ये कहा है कि अगर हमारे टमाटर का हमें मुआवजा नहीं दिया गया तो आत्महत्या, अगर कर ली तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? उसकी जिम्मेवार सरकार होगी, नहीं होगी। एक इन्होंने योजना बनाई थी, अवंतर नाम में नहीं पता, नहीं कहां से ढूंढ करके लेकर योजना बना दी। अब इस योजना के तहत 5 साल पहले योजना बनाई, कम से कम हर साल महंगाई बढ़ रही है तो उस टमाटर का रेट बढ़ाना चाहिए था नहीं? जो 4 रुपए 5 रुपए किलो से शुरू करी थी, आज उसका 10 रुपए रेट बढ़ा चाहिए। अगर 10,000 रेट होता, अगर 10,000 रेट होता, 10 रुपए रेट होता, तो किसान जो है वहां का आत्महत्या की बात नहीं करता। ये हालत है। डिप्टी सीएम तो ये कह रहे हैं, सर कोई भी मुद्दा हो मुझे घेर लिया जाता है, इसको ले लो, इसको घेर लो, इस तरीके की बातें होती हैं। तो सारा दिन थाल भी रोटी नहीं ले, वो जरा रोटी की ओर पड़े। यही सवाल इसी शब्दों में मैंने होम मिनिस्टर से पूछा। आपने मिलाया कि नहीं मिलाया नंबर? ये 2-3 में वो उठाया, तो मैं मिलवाता हूँ। अरे मेरा फोन देना भाई, कुछ कोई फोन दे लिया, मैं मिला देता हूँ अभी। मैं दूर क्यों जाऊँ, एक नंबर और देता हूँ, जो इनका जुला का एमएलए। अच्छा, मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ, अच्छा होगा आपका बात बैठा। आपकी ये मैं स्पीकर भी ले रहा हूँ, यहाँ कई पत्रकार बैठे हैं, चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र तिवारी मेरा नाम है। आपने गेहूँ कब बेची थी? गेहूँ कब बेची थी आपने? गेहूँ कब बेची थी आपने? 2 मई 2020 को। अच्छा, कितनी गेहूं बेची थी आपने? 100 क्विंटल बेची थी इस तरह से। 100 क्विंटल? 100 क्विंटल है कि? अच्छा, आपको पेमेंट मिल गई है? हाँ, पेमेंट मिल गई है। कब मिली है? 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए जी। अच्छा, ठीक। बाकियों को मिल गई? बाकियों को मिल गई, जो आपके और काम के लोग थे सबको? हाँ, सबको मिल गई है। ठीक ठीक। चने की मिल गई? एक काम और करो आप, एक जेजेपी का विधायक है जुलाना का, उसका अर्थ का काम किया, मैं उसी से मिला के फोन में बात करवा देता हूँ कि सबकी पेमेंट किसानों की दे दी क्या, वही बता देगा। उससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। अरे मेरा फोन लेना। एक आपके लिए सवाल आया है लाइव। हाँ, पढ़ लो।
मेरे से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। नहीं, उन्हें आपके नाम ही भेजा ना। हाँ? आपको लाइव सुन रहे हैं। इसमें पूछा है भाई साहब, हमें आरती से 2 करोड़ की नौकरी मांगी गई है बैंक के द्वारा। शाम की केस स्पेलिंग होगी SY HATCHER या किसन है। नमस्कार नमस्कार, और ठीक हो? अरे थारे मंडी में पेमेंट दे दी किसानों को सारी। 1 मिनट होल्ड करी तो। अरे जो किसान है मंडी में जो गेहूं बेच के गए हैं उनको सारी पेमेंट मिल गई कि नहीं मिली? कितनी आई है? 30-40% आई, बाकी नहीं आई अब तक। क्या कहते हैं, क्यों नहीं आ रही? तो तेरा विधायक कुछ ही करता है इसके लिए? फिर क्या है? तो नहीं, सारी पार्टी का चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सारा ही वो मंत्री है जो इसमें। फिर क्यों दिक्कत आ रहा है? ये थारी सारी मंडी का ऐसा हाल है, तेरी दुकान का है? नहीं, सारे गांव में यही हाल है कि थारा? ठीक, ये उसका भाई है, नंबर ले लो उससे, पूछ लो तुम है? अब इससे बड़ा सबूत हो सकता है? ये जो सवाल था वो सर सुनाएंगे आपको। ये जो किसी साथी ने सवाल आपके बिंदु से मुझसे पूछा है कि किसी एक आरती से 2 करोड़ रुपए मांगे थे, मुझे एक और भी किसी ने जानकारी दी थी, और उसने तो यहाँ तक भी बताया था कि उस आरती ने जाकर के पुलिस में जब इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि मुझसे पैसे मांगे गए 2 करोड़, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा उसने फिर उसको फोन किया और फोन करके कहने लगा कि पुलिस वाले मेरा क्या करेंगे। इसका मतलब हमारे यहाँ प्रशासन की इतनी बड़ी कमजोरी है कि इस किस्म के जो बदमाश है वो जिसको मर्जी जब चाहे थ्रेट कर सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आरती को तुरंत सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए सरकार को। और जहां सुरक्षा की बात है, सुरक्षा किस किस को दोगे? अगर एक आधे आरती से पैसे चलेंगे तो फिर तो खून मुंह लग जाएगा, फिर तो सबसे मांगने शुरू कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। अगर नहीं सख्त कदम कोई उठा रहे तो इसका मतलब प्रशासन